नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं आपको नगरीय समाज के बारे में बताने जा रही हूँ। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रामीण समाज के बारे में विस्तार से बताया था। चलिए जानते हैं नगरीय समाज के बारे में। अर्थ एवं परिभाषा। नगरीय समुदाय का अर्थ है जनसंख्या की अधिकता, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, औपचारिक एवं द्वितीयक संबंध, नियंत्रण के औपचारिक साधनों की प्रधानता और लोगों का गैर कृषि कार्यों में लगे होना। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार इसके अतिरिक्त जिस समाज की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से अधिक हो, उसे नगरीय समाज कहा जाता है। लुईस वर्थ के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। थियोडोरसन के अनुसार नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व और कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिलता, श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च श्रेणी का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वितीयक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। अब मैं आपको नगर की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक मानव समाज में नगर की जिन विशेषताओं की चर्चा की है वे इस प्रकार हैं। सामाजिक विषमरूपता, द्वितीयक सहचार्य, असामाजिक सहनशीलता और द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, स्वैच्छिक सहचार्य, व्यक्तिवादिता, स्थानीय पार्थक्य। और लुईस विर्थ ने 6 विशेषताएं नगर की बताई हैं। पहला, जटिल श्रम विभाजन एवं व्यवसायों की विविधता जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का आधार होता है। दूसरा, अधिक स्थानीय और सामाजिक गतिशीलता। तीसरा, जनसंख्या की कार्यात्मक अंतर्निर्भरता। चौथा, अंतर्वैयक्तिक संपर्कों में गुमनामता तथा सामाजिक भूमिकाओं का विखंडीकरण। पांचवा, सामाजिक नियंत्रण के अप्रत्यक्ष साधनों पर निर्भरता। छठा, आदर्शात्मक विचलन। चलिए अब नगरीय समाज की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में जानते हैं। नगरीय सामाजिक संगठन की प्रकृति के आधार पर जो विशेषताएं हैं उन्हें सबसे पहले बताऊंगी। उसके अंतर्गत सबसे पहले बताने जा रही हूँ परिवार। परिवार सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। गांव में परिवार अधिकतर संयुक्त होते हैं, लेकिन नगरों में व्यक्तिवादिता की प्रबलता के कारण छोटे छोटे परिवारों की बहुलता पाई जाती है। पारिवारिक दबाव एवं नियंत्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक पाई जाती है। अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति स्वयं ही लेता है। पति पत्नी परिवार के अन्य सदस्यों के संबंधों में भी घनिष्ठता नहीं होती। त्याग के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरीय समाज में वंश का महत्व भी कम होता है। विवाह। नगरीय समाज में विवाह 2 व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है, 2 परिवारों का नहीं। और विवाह के निर्धारण में लड़के व लड़की की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरीय समाज में प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, तलाक, विधवा पुनर्विवाह की संख्या ग्रामीण समाज की अपेक्षा अधिक होती है। नगरीय समाज में बाल विवाह कम होते हैं। स्त्रियों की स्थिति। नगरीय समाज में स्त्रियां अधिक शिक्षित व सक्षम होती हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं। वे अपने जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण लेने में सक्षम होती हैं। नगरीय महिलाएं गांव की महिलाओं की तुलना में कम अंधविश्वासी भी होती हैं। पड़ोस। नगरीय समाज में पड़ोस अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। कई पड़ोसी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं कि नीचे कौन रह रहा है या उनके घर के ऊपर वाली मंजिल पर कौन रह रहा है। नगरीय समाज में पड़ोसी से संबंध घनिष्ठ या आत्मीय ना होकर औपचारिक होते हैं। सामाजिक संस्तरण। नगरीय समाज में जाति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
नगरीय समाज में जाति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ वर्ग व्यवस्था के आधार पर संस्तरण पाया जाता है। स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था है। एक तरफ श्रमिक एवं मजदूर वर्ग है तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग है। नगरों में विषमता अधिक है। इस संबंध में बोर्गाडस लिखते हैं कि अत्यधिक वर्ग विशेषताएं नगर का लक्षण है। नगरों में वर्ग विषमता का प्रभाव है। वहाँ आए दिन मालिक और मजदूर के बीच संघर्ष होता रहता है। अब मैं दूसरी विशेषता बताने जा रही हूँ, सामाजिक नियंत्रण की अंतर संबंधित विशेषताएं। नगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रकारों एवं प्रकृति में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण समाज में प्रजा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जबकि नगरीय समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए औपचारिक साधन जैसे पुलिस, जेल, कानून, न्यायालय, सरकार, संविधान, द्योतिक समूह आदि का सहारा लिया जाता है। नगरीय समाज अपरिचित लोगों का क्षेत्र है। भीड़ भाड़ युक्त वातावरण में यहाँ कोई किसी की परवाह भी नहीं करता है। यहाँ नगरवासी अपरिचित जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा संबंध नहीं बनाते हैं। प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से यहाँ लोग बच जाते हैं, यानी प्राथमिक समूहों का कठोर नियंत्रण जो गांव में होता है वो नगरों में नहीं देखने को मिलता है ज़्यादा। नगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के कारण तुलनात्मक दृष्टि से आदर्श शून्यता की स्थिति सामान्यता देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं सामाजिक संबंधों संबंधी विशेषता। नगरीय समाज व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अव्यक्तिक संबंधों को प्रधानता देता है। नगरीय समाज में जनसंख्या की बहुलता के कारण व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है। नगरीय जीवन यंत्रवत चलता है। यहाँ अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अव्यक्तिक, द्योतिक संबंध पाए जाते हैं। नगरीय समाज में मुख्य रूप से द्योतिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। अब जानते हैं चौथी विशेषता के बारे में, सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विशेषता। नगरीय समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण द्योतिक एवं अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। नगरीय समाज में धन एवं काम का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है। नगरीय समाज में अप्रत्यक्ष संघर्ष अधिक पाया जाता है। नगरों में सहनशीलता अधिक नहीं पाई जाती है। विभिन्न व्यक्तियों व समूहों के बीच सामंजस्य अधिक देखने को मिलता है, समझौता और सामंजस्य अधिक देखने को मिलता है। नगरीय समाज में नए कानून एवं अधिकार जल्दी अपना लिए जाते हैं। नगरों में आत्मसात की प्रक्रिया अधिक होती है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच आदान प्रदान एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिक चलती है। सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। नगरीय समाज में सामाजिक विघटन अधिक पाया जाता है। नगरीय समाज श्रम को अधिक महत्व देता है। नगरवासी धर्म के बजाय बुद्धि एवं तर्क को अधिक महत्व देते हैं। नगरों में राजनीति में अधिक रुचि लोगों में होती है। सामाजिक गतिशीलता संबंधी विशेषता। नगरीय समाज गतिशीलता का प्रतीक है। नगरीय समाज के लोग साहसी प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। वे नवीनता, विकास एवं प्रगति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। आर्थिक जीवन संबंधी विशेषता। नगरीय समाज के लोग गांव की अपेक्षा अधिक खर्चीले होते हैं, आराम और विलासितापूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं और उस पर खर्च करते हैं। नगरीय समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अधिक पाया जाता है। सांस्कृतिक जीवन संबंधी विशेषता।
नगरीय समाज की संस्कृति परिवर्तनशील है। नगरों में सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता प्रगति का द्योतक है। सामाजिक विघटन संबंधी विशेषता। नगरीय समाज में व्यक्ति मानसिक संघर्ष व निराशा से पीड़ित है। वहाँ आए दिन चोरी, डकैती, रेप, तलाक, आत्महत्याएं, पृथक्करण जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। नगरीय समाज में अपराध व बाल अपराध भी गांव की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। नगरीय समाज में व्यक्तिवादी भावना अधिक होती है। वहाँ व्यक्ति सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देता है। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं नगरों की। नगरों में जैसे धर्म के बजाय कर्म की प्रधानता होती है। नगरीय समाज में फैशन का प्रचलन अधिक होता है। नगरों में तर्क एवं विज्ञान में अधिक विश्वास पाया जाता है। नगरों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। राजनीतिक चेतना अधिक देखने को मिलती है। नगरीय समाज में जनसंख्या की अधिकता एवं विभिन्नता अधिक पाई जाती है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की तुलना। ये तुलना मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताई थी। इनके पॉइंट्स को मैं रिपीट करने जा रही हूँ। सामाजिक संगठन में अंतर, इसके अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वह है परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, पड़ोस, सामाजिक संस्तरण। और जो दूसरा तुलना का आधार है वह है सामाजिक नियंत्रण में अंतर। तीसरा, सामाजिक संबंधों में अंतर। चौथा, सामाजिक अंतःक्रिया में अंतर। पांचवा, सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर। छठा, सामाजिक गतिशीलता और स्थायित्व में अंतर। सातवां, आर्थिक जीवन में अंतर। आठवां, सांस्कृतिक जीवन में अंतर। नौवां, सामाजिक विघटन में अंतर। और 10वां, मनोवैज्ञानिक अंतर। इन अंतरों को, जो ये अंतर मैंने आपको बताया, अंतर के आधार, इन्हें मैंने विस्तार से अपनी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको ग्रामीण नगरीय अंतःक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। गांव एवं नगर के बीच पारस्परिक प्रभाव ने, यानी गांव और नगर के जो अंतःक्रिया है, इसके पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। गांव एवं नगर के बीच कई अंतरों के बावजूद भी ये दोनों जीवन एकदम एक दूसरे से अलग नहीं है। इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान और अंतःक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही जीवन परिवर्तित होता रहता है। गांव एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव से ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण और ग्राम प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गांव एवं नगर की विशेषताओं का मिला जुला रूप प्रकट हुआ है। औद्योगिकरण एवं आर्थिक सामाजिक विकास ने गांव की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया है। अब नगरों से कच्चे माल के लिए ग्रामों पर निर्भरता बढ़ी है। नगरों की प्रबलता और वहां उपलब्ध साधनों की विपुलता ने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है। ग्रामवासियों का नगरीकरण हो रहा है। ग्राम एवं नगरों के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण अवस्था उत्पन्न हुई है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताओं की सह उपस्थिति देखी जा सकती है। आज नगरीकृत जीवन पूर्ण नगरीय नहीं होकर नगरीय जीवन से प्रभावित ग्रामीण जीवन है। नगरीकृत जीवन गांव में भी देखा जा सकता है। नगरों की समृद्धि एवं अत्यधिक नगरीकरण होने पर ही ग्राम्य नगरीकरण की प्रक्रिया निर्भर है। यदि नगर विकसित नहीं होते हैं और नगरीकरण तेजी से नहीं बढ़ता है तो ऐसे क्षेत्रों के निर्माण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। नगरों में स्थापित उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ग्राम्य नगरों के विस्तृत क्षेत्रों में बसने पर इनका विस्तार एवं निवास का क्षेत्र विशाल हो जाएगा तथा कार्य करने के स्थान
एवं निवास के स्थान में दूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नगर की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। नल, बिजली, सफाई, सड़क, प्रशासन, शिक्षा, यातायात, संचार की सुविधाएं उन्हें जुटा पाना कठिन हो जाएगा। इससे नगरीय लोगों का जीवन स्तर गिरकर ग्रामीण स्तर के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राम्य नगरीकरण का अधिक विस्तार समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर उनमें वृद्धि कर देगा और इसके विस्तार की भावी संभावनाएं समाप्त भी हो सकती हैं। ग्राम्य नगरीकरण के कारण नगरीय संस्कृति का विस्तार होता है। नगरीय प्रभाव के कारण ग्रामीण लोग नगर की भाषा, मूल्य और जीवन विधि को अपना लेते हैं तथा ग्रामीण मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं जीवन विधि को त्याग देते हैं। ग्राम्य नगरीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती है, बल्कि ये उस देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के साधनों की उपलब्धता, कृषि का आधुनिकीकरण आदि तथ्यों पर निर्भर करती है। ग्राम्य नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस विद्वान ने किया था उनका नाम है गालपेन। इस अवधारणा के का जो योगदान जाता है वो गालपेन को जाता है। इस संदर्भ में गालपेन ने लिखा है कि ग्रामवासियों एवं नगरवासियों की परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गांवों में नगरीकरण एवं नगरों में ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर एक समन्वित रूप जो पनपता है उसे ग्राम्य नगरीकरण गालपेन ने नाम दिया है। इसी संदर्भ में बर्गेल लिखते हैं, नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां ग्राम्य एवं नगरीय परिवार इतने मिश्रित हो जाते हैं कि उनको नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र कहना निहात असंभव हो जाता है। ऐसे मिश्रित प्रदेश ग्राम्य नगर कहलाते हैं। जब गांव एवं नगर एक दूसरे के निकट आते हैं तो दोनों समाज की विशेषताएं एक दूसरे के समाज में प्रविष्ट होती हैं। यही कारण है कि हम किसी भी नगर में ग्रामीण समाज की अनेक विशेषताएं देख सकते हैं। बाद में नगर के निकटवर्ती गांव का जीवन नगरीकृत हो जाता है। जहां तक ग्रामीण नगरीय अनुबंधनों का प्रश्न है, ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में आवागमन एवं संदेशवाहन के साधनों ने इनको बढ़ाया है। ग्रामों और नगरों के बीच कई प्रकार के संबंध या अनुबंध पाए जाते हैं। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरियां प्राप्त करने, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए, खेती के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को बेचने तथा अन्य आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं प्राप्त करने हेतु कस्बों एवं नगरों पर निर्भर रहते हैं। संस्कारात्मक दृष्टि से भी गांवों और नगरों के बीच संबंध पाए जाते हैं। गांवों से दूर कस्बों या नगरों में कुछ ऐसे देवी देवता या अन्य धार्मिक स्थल हैं जहां लोग धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा धन कमाने के सुअवसरों के मिलने तथा आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण लोग देश के चारों दिशाओं में पवित्र तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा भी करने लगे हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी गांव एवं नगरों के बीच निकट का संबंध पाया जाता है। जाति, संयुक्त परिवार और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी गांव और नगरों के बीच निकट का संबंध है। अपनी परंपरागत पृष्ठभूमि में भी गांव के अन्य गांवों एवं कस्बों के साथ संबंध पाए जाते हैं। इन संबंधों के अंतर्गत आर्थिक, प्रशासकीय, धार्मिक तथा नातेदारी और जाति संगठनों के संरचनात्मक बंधन आते हैं। आधुनिक पृष्ठभूमि में भी ग्रामीण नगरीय संबंधों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों
सदस्यों का चुनाव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है जिसमें सामान्यतः गांव और नगर दोनों ही आ जाते हैं। नगर के लोग जातीय आधार पर आसपास के गांव में वोट बैंक स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जातीय संगठन मजबूत होते हैं और उनमें पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश से भी ग्रामीण नगरीय संबंध सुदृढ़ हुए हैं। बड़े नगरों या महानगरों के चारों ओर आसपास बसे उपनगरों में ग्रामीण नगरीय दोनों का मिश्रित जीवन देखने को मिलता है। ग्राम एवं नगर आदर्श रूप में विद्यमान नहीं है, बल्कि ग्राम नगरों की विशेषताओं को ग्रहण करते जा रहे हैं और नगर भी ग्रामीण जीवन की कई बातों को नवीन रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इन दोनों में गांवों और नगरों में परस्परीय आदान प्रदान की प्रक्रिया ही ग्राम नगर प्रक्रिया या अंत्यक्रिया के नाम से जानी जाती है। मैकाइवर एंड पेज ने इस संबंध में लिखा है कि गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं। इनमें से ना कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है, ना ही कृत्रिम। थैंक यू।